गृह भेदन आईपीसी की धारा 445 में परिभाषित किया गया है। गृह भेदन अर्थात हाउस ब्रेकिंग की परिभाषा धारा 445 में दी गई है और इसके लिए दंड का प्रावधान धारा 453 में है। हाउस ब्रेकिंग की परिभाषा समझने के लिए सबसे पहले हमें आपराधिक अत्याचार को समझना होगा। हमने आपराधिक अत्याचार को पिछले वीडियो में विस्तार से समझा, जो धारा 441 में परिभाषित था। और धारा 441 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की कब्जे शुदा संपत्ति में अवैध रूप से प्रवेश करता है, इस आशय से प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध करे, उस कब्जाधारी व्यक्ति को अपमानित करे, अवित्रस्त करे और क्षुब्ध करे, या उस संपत्ति में वैध रूप से प्रवेश कर विधि विरुद्ध रूप में उसमें बने रहकर अपराध करने के आशय से कब्जाधारी को अपमानित, क्षुब्ध और अभित्रस्त करने के आशय से उसमें बना रहता है, तो वह आपराधिक अत्याचार का अपराध करता है। अर्थात कोई भी संपत्ति जिसमें कोई व्यक्ति अवैध रूप से प्रवेश करता है तो वह क्रिमिनल ट्रेसपास करता है, यानी कि आपराधिक अत्याचार करता है। यदि ऐसी संपत्ति कोई निर्माण है जो कि मानव आवास के रूप में काम में आ रहा है, या कोई उपासना स्थल के रूप में काम में आ रहा है, या संपत्ति की अभिरक्षा करने के लिए कोई निर्माण है जो काम में आ रहा है, या कोई तंबू है या कोई जलियान है जो मानव आवास के लिए उपयोग में लिया जा रहा है, यदि वह ऐसी संपत्ति है, उस संपत्ति में यदि कोई व्यक्ति प्रवेश करता है अवैध रूप से, अर्थात आपराधिक अत्याचार करता है इस प्रकार की संपत्ति में, तो वह गृह अत्याचार करता है। तो आपराधिक अत्याचार में इस संपत्ति में अवैध रूप से प्रवेश होता है और गृह अत्याचार में भी संपत्ति में अवैध रूप से प्रवेश किया जाता है। दोनों में अंतर यदि कोई है तो संपत्ति का अंतर है, और संपत्ति का उपयोग जो है, उसका जो यूज है, उसका उद्देश्य है, उसको लेकर उसमें अंतर है। यानी संपत्ति के अंतर को लेकर इसमें अंतर है और अंतर नहीं है। यदि इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति किसी निर्माण में जो कि आवास के रूप में उपयोग आ रहा है, उपासना स्थल है, या संपत्ति अभिरक्षा के रूप में उपयोग आ रहा है, या कोई तंबू है या जलियान है, यानी जो गृह अत्याचार की जो विषय वस्तु है, उसी संपत्ति में यदि कोई व्यक्ति प्रवेश करता है या निकलता है ऐसे रास्ते से और ऐसे तरीके से और ऐसे रास्ते से और ऐसे साधनों के द्वारा ऐसी संपत्ति में कोई व्यक्ति प्रवेश करता है जो कि धारा 445 में 6 तरीकों के रूप में दिया हुआ है, तो वह गृह अत्याचार का अपराध करता है। धारा 445 में जो 6 तरीके दिए गए हैं, उन 6 तरीकों से यदि कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति में प्रवेश करता है, ऐसी संपत्ति में गृह अत्याचार करता है, तो गृह भेदन का अपराध करता है। तो गृह अत्याचार और गृह भेदन में अंतर ये हुआ, केवल प्रवेश करने का तरीका का अंतर हुआ, और कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ जो अंतर है वो संपत्ति में प्रवेश करने का तरीका का अंतर है। गृह भेदन के लिए, गृह अत्याचार के लिए संपत्ति का उपयोग और संपत्ति की बनावट और संपत्ति विशेष का उपयोग का अंतर है आपराधिक अत्याचार और गृह अत्याचार में। अब हम इन तीनों अपराधों को यदि शाब्दिक दृष्टि से देखें तो गृह अत्याचार में गृह शब्द का मतलब ये होता है कि जो मानव उपयोग के लिए, रहने के लिए जो मकान है, निर्माण है, वो गृह कहलाता है। तो यहाँ आवास के रूप में जिसका उपयोग हो रहा हो, उपासना के रूप में उपयोग हो रहा हो, संपत्ति रक्षा के लिए उपयोग हो रहा हो, या ऐसा निर्माण नहीं है, वो केवल तंबू है या जलियान है जो आवास का उपयोग किया जा रहा हो या उपयोग करने के आशय से हो, तो इनमें यदि जो दूसरे के कब्जे में है उनमें प्रवेश किया जाता है अवैध रूप से, अर्थात आपराधिक अत्याचार किया जाता है, तो वह गृह अत्याचार है। और यदि इन्हीं
गृह में, यानी जो आवास के रूप में उपयोग में आ रहा है, यही गृह का मतलब यही होता है कि जो कि मानव आवास के रूप में उपयोग आ रहा है, चाहे वो तंबू हो, चाहे वो कुछ भी कैसा भी निर्माण हो। तो भेदन का मतलब है तोड़ना, तोड़कर, भेद कर, उसको किसी न किसी तरीके से तोड़कर, भेद कर, लांग कर, अवैध तरीके से उसमें प्रवेश कर जाना है, या प्रवेश वैध तरीके से करके अवैध तरीके से यानी भेद करके वापस निकलना, इसमें निकलना भी शामिल है। यदि प्रवेश करते समय उसका रास्ता खुला है, वैध तरीके से प्रवेश कर गया, और निकलते समय उसने अवैध तरीका अपनाया, भेदन का तरीका अपनाया, तो वो गृह भेदन है। और आपराधिक अत्याचार में संपत्ति होती है जो कि मानव निवास के लिए जिसका उपयोग नहीं हो रहा हो, जैसे खाली ज़मीन है, किसी खाली प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, कोई भी अचल संपत्ति जो मानव आवास के उपयोग में ली जा रही हो, नहीं उसका ऐसा लेने का आज से रहा हो, नहीं उपासना स्थल हो, नहीं संपत्ति है बेरक्षा के लिए ऐसी संपत्ति हो, नहीं ऐसा तंबू हो, जलियान हो, यानी कोई भी संपत्ति जिसमें कोई व्यक्ति अवैध तरीके से प्रवेश करता है, जो संपत्ति अन्य व्यक्ति के कब्जे में है, उस कब्जेदार की सहमति के बिना किसी प्राधिकार के कोई व्यक्ति प्रवेश करता है, तो वो आपराधिक अत्याचार है। अब हम गृह भेदन के, हाउस ब्रेकिंग के जो 6 तरीके बताए गए हैं, उन तरीकों को देखते हैं कि किन तरीकों से प्रवेश करने पर गृह अत्याचार गृह भेदन में बदल जाता है। ये तरीके धारा 445 में दिए गए हैं, जिनमें इसकी परिभाषा दी गई है, और धारा 453 में गृह भेदन या हाउस ब्रेकिंग के लिए दंड का प्रावधान है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि धारा 443 जो कि प्रचंड गृह अत्याचार को परिभाषित करती है, और इसके लिए दंड का प्रावधान भी धारा 453 में हमने पढ़ा था। तो जो दंड प्रचंड गृह अत्याचार के लिए है, वही दंड गृह भेदन के लिए है। यानी गृह भेदन के लिए ही धारा 453 में दंड का प्रावधान है, और जो धारा 453 में प्रचंड गृह अत्याचार का अपराध है, उसके लिए भी दंड जो है वो इसी धारा में प्रावधान किया गया है। यानी दोनों ही धाराओं में, 443 में और 445 में, जो कि अलग अलग अपराध है, एक प्रचंड गृह अत्याचार का अपराध है, एक हाउस ब्रेकिंग तथा गृह भेदन का अपराध है। दोनों के लिए एक ही धारा दंड के लिए सजेस्ट की गई है, उपलब्ध की गई है, जो कि धारा 453 है। अब हम गृह भेदन और हाउस ब्रेकिंग की परिभाषा देखते हैं, अर्थात इसके जो 6 तरीके दिए गए हैं, जिन तरीकों के कारण ही गृह अत्याचार गृह भेदन में बदल जाता है, यानी गृह भेदन का अपराध घटित होता है, इनको देखते हैं विस्तार से। अब हम गृह भेदन की धारा 445 में जो 6 तरीके दे रखे हैं, उन तरीकों से यदि कोई व्यक्ति किसी निर्माण में प्रवेश करता है, किसी संपत्ति में प्रवेश करता है, अर्थात गृह अत्याचार करता है, इन 6 तरीकों से जो गृह अत्याचार का अपराध करता है वह गृह भेदन का अपराध करता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें किसी भी तरीके से, इन 6 तरीकों में से किसी भी तरीके से प्रवेश करना, अथवा प्रवेश तो उसने वैध तरीके से किया, लेकिन इन तरीकों में से किसी भी तरीके से बाहर निकलना, इन तरीकों से 6 तरीकों में से किसी भी एक तरीके से बाहर निकलना, या किसी भी तरीके से प्रवेश करना, या प्रवेश करना और बाहर निकलना, इन तरीकों से, तो वो गृह भेदन के अपराध का दोषी होगा। इसमें पहला है कि ऐसा गृह भेदन करने वाला व्यक्ति ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है, इसमें रास्ता महत्वपूर्ण है, ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है जो रास्ता उसने स्वयं बनाया हो, स्वयं रास्ता बनाकर गृह अत्याचार का अपराध करता है, या ऐसा रास्ता ऐसे अपराध का दुष्प्रेरक करने वाले व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है और उस रास्ते से गृह अत्याचार करता है, तो वह गृह भेदन अपराध का दोषी होगा। तो पहला जो तरीका है वो रास्ता बनाने का है, यानी स्वयं रास्ता बनाकर या दुष्प्रेरक द्वारा बनाए हुए रास्ते से प्रवेश करके या ऐसे रास्ते से बाहर निकलकर गृह अत्याचार का किया जाना गृह भेदन का अपराध होगा। दूसरा इसमें तरीका है ऐसे रास्ते से प्रवेश करना
या ऐसे रास्ते से बाहर निकलना जो मानव प्रवेश के लिए नहीं बनाया हुआ है, जो मानव प्रवेश के आशय से नहीं बनाया हुआ है, ऐसे रास्ते से प्रवेश करना या ऐसे रास्ते से बाहर निकलना। जैसे किसी निर्माण पर सीढ़ी लगाकर चढ़ जाना या किसी दीवार पर सीढ़ी लगाकर चढ़ जाना या दीवार को किसी भी तरह से फांद कर प्रवेश कर जाना या दीवार को कूद कर बाहर निकल जाना या पाइप के सारे मकान में प्रवेश कर जाना या मकान से पाइप के सारे बाहर निकल जाना, यानी इस प्रकार के अवैध रास्तों से मकान में प्रवेश करना या मकान से बाहर निकलना गृह भेदन के अपराध के लिए तरीकों में से एक तरीका है। या ऐसे साधन के द्वारा प्रवेश करना या ऐसे साधन के द्वारा दरवाजे को खोलना, ऐसे साधन के द्वारा गेट को खोलना जो कि इस प्रकार के साधन से खोला जाना आवश्यक नहीं है, यानी ऐसे साधन द्वारा गेट को खोलना, किवाड़ को खोलना, दरवाजे को खोलना जो इस प्रकार से खोला जाना आवश्यक नहीं है, इस प्रकार के साधन से खोला जाने के लिए नहीं है, उपयुक्त नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार के साधन द्वारा यदि कोई दरवाज़ा खोलकर निर्माण में मकान में गृह अत्याचार किया जाता है तो वह गृह भेदन का अपराध का दोषी होता है। और चौथा तरीका है ताले को खोलकर। यदि कोई व्यक्ति ताला खोलकर प्रवेश कर जाता है या प्रवेश करने के बाद में ताला खोलकर बाहर निकल जाता है, चाहे वह उस ताले को किसी दूसरी चाबी से खोलता है या वही चाबी जो उस ताले के लिए है कहीं से वो चाबी उसको मिल जाती है या उस चाबी को वो कहीं से चुरा लेता है, और इस प्रकार ताला खोलकर प्रवेश किया जाना या मकान से बाहर निकलना गृह भेदन का अपराध गठित करता है। और पांचवा तरीका है आपराधिक बल के द्वारा या हमले के द्वारा या हमले की धमकी देकर मकान में, निर्माण में, गृह में प्रवेश करना, हाउस में प्रवेश करना या हाउस से बाहर निकलना गृह भेदन के अपराध को गठित करता है। छठा और अंतिम रास्ता जो है वो है गृह में या हाउस में जो रास्ता बंद है उस रास्ते को खोलकर प्रवेश किया जाता है या उस रास्ते को खोलकर बाहर निकल जाता है जो कि उस कब्जाधारी व्यक्ति के द्वारा बंद किया हुआ है। ऐसे रास्ते से प्रवेश करना या निकलना जो कि बंद है वो गृह भेदन के अपराध को गठित करता है। इस प्रकार ये 6 तरीके हैं जिन तरीकों से यदि कोई व्यक्ति गृह में प्रवेश करता है या गृह से बाहर निकलता है तो वह गृह भेदन का अपराध करता है। धारा 442 में गृह अत्याचार की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि यदि कोई भी गृह अत्याचारी व्यक्ति जो गृह में प्रवेश करता है, यदि वो गृह में प्रवेश नहीं करके यदि गृह में उसका शरीर का कोई भी भाग प्रवेश कर जाता है तो गृह अत्याचार का अपराध पूर्ण हो जाता है। यदि जैसे ये हाउस है और इसमें यहाँ विंडो है, इस विंडो से यदि कोई व्यक्ति अंदर हाथ डालता है और कोई भी अपराध करता है तो यहाँ वो रास्ते में खड़ा है, उसने हाउस में प्रवेश ही नहीं किया, ये हाउस है और ये रास्ता है, उस रास्ते में खड़ा होकर वो इस घर में अपना हाथ डालता है यहाँ, तो ये हाथ डालना पर्याप्त है गृह अत्याचार के अपराध के लिए। यानी व्यक्ति के शरीर के किसी भी अंग का गृह में प्रवेश किया जाना, उसका स्वयं का प्रवेश करना जरूरी नहीं है, किसी भी अंग का जैसे पैर का, हाथ का, सिर का कोई भी अंग जो है वो हाउस में प्रविष्ट करा देता है और अपराध करता है अपराध करने के उद्देश्य से, तो वह गृह अत्याचार का अपराध करने के लिए पर्याप्त है। यानी वह गृह अत्याचार के अपराध को घटित करने के लिए, पूर्ण करने के लिए पर्याप्त है। और यदि इस प्रकार जो शरीर का कोई अंग प्रवेश करवाता है वो इन 6 तरीकों में से किसी तरीके के मार्फत करवाता है, जो धारा 445 में 6 तरीके दिए गए हैं, उन तरीकों से यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर के किसी अंग को प्रवेश करवाता है तो वह गृह भेदन के अपराध की परिभाषा में आ जाएगा।
शरीर के किसी अंग के द्वारा भी यह अपराध घटित हो सकता है। अब हम आते हैं रात्रि गृह वेदन। रात्रि गृह वेदन के अपराध की परिभाषा धारा 446 में दी गई है और धारा 456 में इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। हमने धारा 444 जो कि रात्रों प्रच्छन्न गृह अत्याचार को परिभाषित करती है, इस अपराध के लिए दंड भी धारा 456 में ही दिया गया है। यानी धारा 444 जो कि रात्रों प्रच्छन्न गृह अत्याचार को परिभाषित करती है, इस अपराध के लिए भी धारा 456 में दंड का प्रावधान है। और रात्रों गृह वेदन का जो अपराध है जो कि धारा 446 में परिभाषित है, इसके लिए भी धारा 456 में दंड का प्रावधान है। यानी अपराध जो है दो धाराओं में परिभाषित किया गया है, दोनों अलग अलग अपराध है। धारा 446 का अपराध अलग है, धारा 444 का अपराध अलग है, लेकिन दोनों में जो सजा है, जो दंड है, दोनों के लिए वो समान है, वो एक ही धारा में दिया गया है, वो है धारा 456। अब हम देखते हैं रात्रि गृह वेदन की परिभाषा किस तरह से है। तो यदि गृह वेदन का अपराध रात्रि के दौरान किया जाता है, अर्थात रात्रि में यह अपराध किया जाता है गृह वेदन का, तो वह रात्रों गृह वेदन का दोषी होगा, रात्रों गृह वेदन अपराध का दोषी होगा। यानी सूर्यास्त के बाद में और सूर्योदय के पूर्व, सूर्यास्त के बाद में और सूर्योदय के पूर्व यदि कोई व्यक्ति गृह वेदन का अपराध करता है तो वह रात्रों गृह वेदन के अपराध का दोषी होता है, अर्थात रात्रों गृह वेदन का उसने अपराध किया है। धारा 447 में आपराधिक अत्याचार के लिए दंड का प्रावधान, धारा 448 में गृह अत्याचार के लिए दंड का प्रावधान, धारा 453 में गृह वेदन के लिए दंड का प्रावधान और धारा 456 में रात्रों गृह वेदन के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 453 में प्रच्छन्न गृह अत्याचार के लिए भी दंड का प्रावधान है और धारा 456 में रात्रों प्रच्छन्न गृह अत्याचार के लिए दंड का प्रावधान है। अब हम नेक्स्ट सेशन में ये जो धाराएं हैं जिनमें दंड का प्रावधान है, ये जो अपराध है, क्या संज्ञेय अपराध है, क्या कंपाउंडेबल अपराध है, क्या जमानती अपराध है या नहीं है, और इसके अलावा धारा 449 से 452 की धाराओं में जो गृह अत्याचार के लिए दंड के विभिन्न उद्देश्यों के लिए, विभिन्न कारणों से जो गृह अत्याचार किया जाता है, उनके लिए जो दंड का प्रावधान है, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।